गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अब जो है बायोकेमिस्ट्री वाला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में देर आर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू प्रेफर टू। इसमें सबसे पहला जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री हमारा पहला यूनिट है, और सेल वाला जो यूनिट है उसको हम लोग जो है पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब कहानी कैसी है देखो, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में अगर इस यूनिट की बात मैं करूँ तो कौन से सब पॉइंट्स है जो हमको कवर करना है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। पहला चैप्टर है तो बहुत ऐसा डिफिकल्ट एज सच नहीं है, कठिन जाएगा ऐसा नहीं है। आसान कंसेप्ट रहेंगे, बहुत बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, उन्हीं को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा कि पौने घंटे 1 घंटे के अंदर पूरा यूनिट तुम्हारा जो है वो मैं ख़त्म कर पाऊँ। ठीक है, क्या है यूनिट वन हमारा? इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। अगर 11th 12th में या 10th में 9th 10th में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है सेल के क्या कंपोनेंट होते हैं, तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ना ऐसा ज़रूरी नहीं है। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन जो बायोकेमिस्ट्री की है उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा बात करने की ज़रूरत जो है पड़ सकती है, उसको हम लोग डील आउट करने की कोशिश में करेंगे। तो यूनिट 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, और सेल का स्ट्रक्चर, बेसिक सेल क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारी कहानी शुरू होती है वो है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से। तो बायोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया है? बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया है ऐसा एक फील्ड, हमारे साइंस स्ट्रीम का इस तरह का फील्ड या मेडिसिन का इस तरह का फील्ड जो हमारे बेसिक लाइफ के साइंस से रिलेट करता है ना, हमारे बेसिक लाइफ साइंस से कंसर्न है। उस फील्ड को हम लोग, उस स्ट्रीम को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या फिर दूसरा तुम डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, जो मैंने क्या कहा, पहला डेफिनेशन जो कहा, ये फील्ड टॉक अबाउट डेफिनेशन इनिशियली, है ना। तो सबसे पहला जो इसका डेफिनेशन बन के आता है वो क्या आता है? पहला डेफिनेशन बन के आता है जो हमारे लाइफ साइंस से, लाइफ साइंस से या बेसिक लाइफ साइंस से बोल सकते हैं, बेसिक लाइफ साइंस से जो कंसर्न है उसको अपन कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। पहला सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन जो है इसका। दूसरा डेफिनेशन क्या है? बायोकेमिस्ट्री वो फील्ड है जो बायोमोलिक्यूल्स, है ना, इससे बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है मैं समझाऊंगा। बायोमोलिक्यूल्स पहला, और दूसरा इसमें क्या चीज आ जाएगी? दूसरी इसमें जो आ जाएगी बच्चों वो रहेगी तुम्हारी मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस। इन दोनों से जो डील करता है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द बायोमोलिक्यूल एंड मेटाबॉलिकल प्रोसेस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड आल्सो इट्स अ ब्रांच व्हिच इज कंसर्न्ड विद द बेसिक लाइफ साइंस ऑफ लाइफ, है ना। बेसिक लाइफ साइंस जो है हमारा उससे जो रिलेटेड उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब है क्या बायोकेमिस्ट्री? देखो दो, अगर इसको मैं और थोड़ा विभाजित करूं इस टर्म्स को, अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन पे बात कर रहा हूं, एकदम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहा हूं, तो बायोकेमिस्ट्री को अगर हम लोग सेग्रीगेट करें, है ना, अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री को सेग्रीगेट करते हैं तो दो वर्ड्स, एक वर्ड इसमें बायोलॉजी है, एक वर्ड इसमें केमिस्ट्री है। एक वर्ड बायोलॉजी है, एक वर्ड केमिस्ट्री है। तो दोनों वर्ड्स को अगर हम लोग सेग्रीगेट करते हैं तो इसमें हम लोग बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बायोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा? बायोलॉजी में सेल के बारे में सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। सेल का स्ट्रक्चर मतलब सेल का फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और साथ में केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा? केमिस्ट्री में इसका केमिकल ओरिएंटेशन किस तरह का है ना, प्रॉपर्टीज क्या है उस सेल की, किससे बना हुआ है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है। तो जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में पढ़ते हैं ना, एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिकल दो सेग्रीगेटेड पार्ट्स में, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक और चीज समझाने वाला था, वो था बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, 3-4 तरह के हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें मैक्रोमोलिक्यूल आ जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल, फिर आ जाता है माइक्रोमोलिक्यूल, है ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये दो हो जाते हैं, और फिर जो होता है मिक्स्ड टाइप के होते हैं, ऐसे 3 में डिवाइड किया है, माइक्रो और तुम्हारा मिक्स में। इसके बाद में मेटाबॉलिकल प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिकल प्रोसेस इज जनरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनी लिविंग सेल। मेटाबॉलिकल प्रोसेस इज जनरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनी लिविंग सेल। ये दो हिस्सों में बटी हुई है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो दो हिस्सों में बनी हुई है। ये दो हिस्सों में कौन से? देखिए, मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो में बांट सकते हैं। एक तो है तुम्हारा एनाबॉलिज्म,
वाला जो पार्ट है ना, वो यहाँ पर रहता है। कैटाबॉलिज्म तुम्हारा होता है ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस, यानी तोड़ना, ब्रेक डाउन। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड, अगर अभी किसी अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है, इसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कहता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों तरह के मतलब जो बनाने वाला पार्ट है वो सारा प्लांट के अंदर होगा। तो इसमें भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों फॉलो होते हैं, मतलब ब्रेक डाउन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सब्सटेंस। ये हमारा जो है बायोकेमिस्ट्री का बेसिक्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ओके, तो जो हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट था वो हम लोग कर चुके हैं। अब मैं तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री में जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशंस होंगी उनके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, उन पर डील करूंगा। तो चार हिस्सों में मैंने इसको सेग्रीगेट कर रखा है। देखो, सबसे पहला है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, दूसरा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेल्थ प्रमोशन, तीसरा है कैरी आउट इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ प्लानिंग फॉर नर्सिंग नीड्स, और तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन इन हेल्थ एजुकेशन बेस्ड ऑन बायोकेमिकल रैशनलाइजेशन। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो सबसे पहले हम लोग फिगर आउट कैसे करेंगे, ठीक है, बायोकेमिकली फिगर आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में किस में हेल्प करेगा, तो कोई भी तरह का डिसीज या डिसऑर्डर है, मैं इसको कोई भी एक डिसीज से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। मान लो तुम्हारी बॉडी में किसी तरह का बैक्टीरियल इनकाउंटर हुआ होगा, अभी वी कैन नॉट, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी के रिस्पांस पे काम करता है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पांस पे काम करता है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पांस हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे एंटीजन हम लोगों को बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, यानी बैक्टीरिया कंपोजिशन पता नहीं। तो सबसे पहले किसी भी फॉरेन बॉडी के इन्वेजन के कारण, किसी भी पैथोजन के इन्वेजन के कारण हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि बैक्टीरिया कंपोजिशन कैसा है, बैक्टीरिया किस चीज से बना हुआ। तो वहां पर तुम्हारे बायोकेमिकल बेसिस में हेल्थ और इलनेस को आइडेंटिफाई करने में, मतलब अर्ली डिटेक्शन में, अर्ली आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। दूसरा हेल्थ प्रमोशन में काम आएगा। हेल्थ प्रमोशन में कैसे आएगा, अगर मान लो तुम्हें पता चल गया कि एक एक्स नाम का बैक्टीरिया है और ये एक्स नाम का बैक्टीरिया कुछ प्रॉपर्टीज को पजेस करता है। अब इन प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टीज कैसा है, मान लीजिए इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कुछ संबंध है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन से संबंध है। अभी अगर मैं कहूं कि ये एक्स बैक्टीरिया जो है ये तुम्हारा जो एयरबॉर्न फॉर्म से ट्रांसमिट हो रहा है, एयरबॉर्न फॉर्म से ट्रांसमिट हो रहा है, कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अगर मुझे ये पता चल गया, ये कहां से मालूम पड़ेगा, मुझे बैक्टीरिया के हैबिटेट से मालूम पड़ेगा। बैक्टीरिया का हैबिटेट ऐसा है कि वो इन जगहों पर, यानी कंटामिनेटेड वाटर में या ऐसी कुछ जगहों पर सर्वाइव कर सकता है। तो हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वी कैन टेल पीपल अबाउट कि ये इस तरह की चीज है, मतलब कंटामिनेटेड वाटर हो गया या मास्क का पहनना, जैसे कोविड में हो गया था कि हम लोग मास्क पहन रहे थे, तो वो क्यों करते थे, प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से था। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हेल्प कर सकता है। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज जो हमारी बॉडी के लिए गुड बैक्टीरियाज है, जो हमारी बॉडी की हेल्थ को भी जो है क्या कहते हैं अपलिफ्ट कर रहे हैं, प्रोबायोटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, प्रोबायोटिक्स जो होता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद में इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ प्लानिंग, इससे हम लोगों को असेस करना आसान हो जाएगा किसी भी कंडीशन को, और उसकी प्रोग्नोसिस के लिए भी, उसकी डायग्नोसिस के लिए, है ना। कोई भी डिसीज अगर तुम्हें हो रहा है, कोई भी एक तरह की बीमारी अगर किसी आदमी को हो रही है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसके लिए सही असेसमेंट जनरेट करने के लिए, साथ में उस डिसीज को, उस साइंस एंड सिम्टम्स को असेस करने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री बड़ा इस्तेमाल में आएगा। किसी तरह के सैंपल को टेस्ट करना हो गया, या जैसा माइक्रोबायोलॉजी में हम सैंपल टेस्ट करते हैं, पर माइक्रोबायोलॉजी जस्ट गिव्स यू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट स्टिल रिमेन्स विद द बायोकेमिस्ट्री, राइट। तो उसमें हमारे को अर्ली असेसमेंट में काम में आएगा, डायग्नोसिस में काम में आएगा, प्रोग्नोसिस में भी काम में आएगा। उसके बाद में अगला तुम्हारा कौन सा बनता है, अगला जो बनता है वो है इम्प्लीमेंटेशन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हम लोग इस तरह से देंगे, इसके कोलैबोरेटिव रिजल्ट जो हमारा आएगा, इसका जो भी कोलैबोरेटिव आउटकम होगा, उसके थ्रू हम लोग एक हेल्थ एजुकेशन प्लान कर उसको जो है हम लोग हमारे कंज्यूमर्स को या तुम्हारे मास पब्लिक को दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रही है कहानी। तो चार हिस्सों में बांट लेना, अगर तुमको इम्प्लीमेंटेशन पूछता है वो, या इंपॉर्टेंस पूछता है, इम्प्लीमेंटेशन पूछता है नर्सिंग में, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड हेल्थ प्रमोशन, कैरी आउट इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ प्लानिंग फॉर नर्सिंग नीड्स, और उसके अलावा तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन बेस्ड ऑन केमिकल रैशनलाइजेशन, है ना। तो रैशनलाइज कर तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री यूनिट वन के सबसे मेन पार्ट जो है उसकी तरफ आते हैं, वो है तुम्हारा सेल। तो सेल में क्या है बच्चों, सेल में दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, ये हमारे जो है
जिनको हम लोग प्रो मतलब पुराना, ठीक है, इस तरह से भी इसको याद रखना, प्रो मतलब पुराना से याद रखना। प्रोकैरियोटिक सेल जो सबसे पहला सेल था, जो पहली लाइफ आइडेंटिफाई हुई थी, उसके थ्रू आया हुआ है ये। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो पहले प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कैसे लोगे, इसको ऐसे लो, प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव मतलब जो सबसे इनिशियल टाइम पे हुआ करते थे। तो हमारा जो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, पहली बार जब हम लोग लाइफ को अर्थ के ऊपर देखा गया था, उसमें भी ये प्रिमिटिव सेल ही थे। प्रिमिटिव सेल में जो जेनेटिकल मटेरियल होता है ना, इसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो डीएनए के फॉर्मेट में होता है। ये इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। इनमें सेल सिक्योरिटी के लिए, यानी सेल के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कुछ चीज़ों में वीकनेस हुआ करती थी। उसके बाद में यूकैरियोटिक अगर बोलो तो ये मॉडर्न डे सेल, मॉडर्न डे सेल, मॉडर्न डे सेल कैसा है, इसका एग्जांपल अमीबा भी है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक अमीबा एक एग्जांपल है जो पुराने कुछ या कुछ बैक्टीरिया के वो भी मॉडर्न डे सेल है। मॉडर्न डे सेल कैसा है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मैं क्या होता है बताऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके साथ में लार्जर साइज में होते हैं थोड़े से, और जेनेटिकल मटेरियल मोस्टली आरएनए के फॉर्म में होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड यहाँ पे होता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हो गया। अब सेल को हम लोग पढ़ेंगे दो हिस्सों में। सबसे पहला सेल का हम लोग पढ़ लेंगे मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। और सेल मेम्ब्रेन पहला यूनिट होगा, दूसरा इसका हम लोग होगा सेल ऑर्गेन्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेन होगा, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो पढ़ लिए हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लेने के बाद जो हमारा काम रहेगा सबसे पहला वो पढ़ना था हमको सेल के बारे में, है ना। तो सेल को हम लोगों ने, मैंने बताया था वैसे भी शुरुआत में कि सेल जो है हम लोग को दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। पहला होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स। तो देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों प्रोटेक्टिव लेयर है, किसी भी सेल के बिहाइंड बाहर एक लेयर होती है, इस प्रोटेक्टिव लेयर, इस प्रोटेक्टिव, इसको प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें होता है तुम्हारा ये चीज प्रोटीन्स होते हैं इसमें, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के बाद में होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके बाद में होते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं। इस तरह का इसका जो है, इस तरह का जो है इसका कंस्टिट्यूएंट क्या क्या बोला मैंने? इसमें फॉस्फोलिपिड बोला मैंने, प्रोटीन्स बोला, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए हम लोगों को एक मॉडल का हेल्प लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं, जो नीचे आपको मॉडल दिख रहा है इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कैसा बना हुआ है? देखो, मैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा डाउनवर्ड्स वाला, ये क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल है। ये सेल के अंदर की कहानी होगी, मतलब ये वाली पार्ट यहाँ का इनसाइड ऑफ द सेल, इधर साइड होगा, ये बाहर साइड होगा। अब ये जो तुमको दिख रहा है बाहर, ये जो तुमको दिख रहा है, ये है, इसको कहते हैं, ये तुम्हारा एक्चुअली फॉस्फोलिपिड ही है। फॉस्फोलिपिड का इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या? हाइड्रोफिलिक है। कौन सा एंड है ये? हाइड्रोफिलिक एंड है। और ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट नीचे कन्विलेटेड, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से जिसको प्यार है, जो पानी के साथ जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डरना, हाइड्रोफोबिक है मतलब जो दूर रहेगा पानी से, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया। ये जो तुमको बीच में दिख रहा है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का एक बेंजीन रिंग और एक हाइड्रोजन ऑक्साइड का, मतलब OH ग्रुप को ये बेंजीन रिंग जो दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके अलावा ये जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इंटीग्रेटेड, ये जो सिलेंडर में दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन। जो मैंने प्रोटीन्स की बात किया था, वो इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स है। उसके अलावा ये जो है नीचे एक जो ब्लॉक में तुमको दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कौन सी चीजें किस किस से बना हुआ है? मैंने कहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है सर, मैंने कहा प्रोटीन से बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, ठीक है।
साइड ऑफ अटैचमेंट वगैरह इसका फंक्शन क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो होता है इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तुमको ये 100% पूछेगा एग्जाम में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तुमसे 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच क्या क्या है, देखो अटैच पार्ट क्या क्या है इसमें। इसको अटैच्ड होते हैं तीन चीजें, एक होता है सिलिया, फ्लैजिलम और माइक्रोविलाई। क्या क्या होता है? एक होता है सिलिया, अटैचमेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला है सिलिया, दूसरा है फ्लैजिलम, क्या फ्लैजिलम, और तीसरा है तुम्हारा माइक्रोविलाई। ठीक है, ये क्या है? एडवांसमेंट्स है, अटैचमेंट्स है, एडवांसमेंट्स है, पढ़ रहा हूं। सिलिया, these are extension of plasma membrane containing parallel microtubule माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर की लेंथ में होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ सिलिया इज टू मटेरियल ओवर द सरफेस। तो हम लोगों ने सिलिया हमारे बॉडी में भी होती है। सिलिया इज लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में। इसका काम होता है मूवमेंट, प्रोपगेशन करना, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का काम क्या होता है? फ्लैजिलम का काम होता है मूवमेंट, किसी पर्टिकुलर सेल के मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम का काम आएगा। फ्लैजिलम स्यूडोपोडिया जैसा भी होता है, फॉल्स लेग जैसा। उसके बाद में आता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का क्या काम होता है? माइक्रोविलाई बेसिकली होते हैं रिसेप्टर्स। माइक्रोविलाई क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब रिसेप्टर का मतलब काम क्या होता है? कोई भी तरह के स्टिमुलस का, स्टिमुलस मतलब ये जो है ना, ये दिस स्टिमुलस, किसी भी तरह के स्टिमुलस को एक्सेप्ट करना, ये रिसेप्टर का काम होता है। तो माइक्रोविलाई इसका काम करती है, मैंने कहा माइक्रोविलाई का होता है रिसेप्शन का, रिसेप्टर के ऐसा काम करती है। फ्लैजिलम का क्या? पोडिया की जैसे चलना फिरना, मूवमेंट जो है, मोशन जो है, मोबाइलिटी। सिलिया का काम क्या होता है? प्रोपोगेशन मतलब एक चीज को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे क्या करना? मूव कराना। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आ जाएगा तुम्हारा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने कहा सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तुम लोग अगर ड्रॉ, इसको जोड़ना कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो स्नैपशॉट ले लो, इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगला मैं तुमको बता रहा हूं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें 100% सवाल तुमको आएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तुमको ऐसे का ऐसा नहीं निकालना पड़ेगा एग्जाम में। सबसे पहले डायग्राम बना लेना, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करते चलना नीचे स्टेटमेंट वाइज, पॉइंट वाइज, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे नंबर कहीं नहीं कटेंगे। हाँ, फंक्शंस क्या देख रहे थे हम लोग देख रहे थे फंक्शंस ऑफ हम लोग देख रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग देख रहे थे फंक्शंस ऑफ व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला होता है इसका बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ही याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। आउटर वर्ल्ड से सेल के इनर ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है, आउटर वर्ल्ड से सेल के इनर ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा सेमी परमिएबल, ठीक है। तीसरा रिसेप्टर, तीसरा क्या है? रिसेप्टर है। और चौथी एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। अब देखो प्रोटेक्शन मैंने बता दिया, आउटर वर्ल्ड से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेग्रीगेट करती है सेल के ऑर्गेनेल्स को सेग्रीगेट करती है आउटर वर्ल्ड से, वो होती है तुम्हारी प्रोटेक्शन पहले। दूसरा सेमी परमिएबल। परमिएबिलिटी क्या होती है? तीन तरह की होती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, कंप्लीटली इम्परमिएबल। परमिएबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, परमिएबिलिटी, एबिलिटी टू परमिट। परमिएबिलिटी का फुल फॉर्म डेफिनेशन कैसा हो जाएगा? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इज नथिंग बट एबिलिटी टू परमिट और अलाउ। काय से अलाउ करना है हम लोग इसको? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से कौन से सब्सटेंस को अंदर आने के लिए अलाउ कर रही है, बाहर से कौन से सब्सटेंस को अंदर आने के लिए क्या कर रही है? अलाउ कर रही है। इसको हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। अब इसमें तीन टाइप्स होते हैं परमिएबिलिटी के, ठीक है। परमिएबिलिटी के तीन टाइप्स हैं। कौन से तीन टाइप्स हैं सर? एक होता है परमिएबल, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली परमिएबल। दूसरा होता है इम्परमिएबल, तीसरा होता है सेमी परमिएबल। तीसरा क्या होता है? सेमी परमिएबल। अब जो कंप्लीटली परमिएबल है, कंप्लीटली परमिएबल मतलब क्या? कोई भी चीज उसमें से आ या जा सकती है, कोई भी चीज में से आ या जा सकती है। इम्परमिएबल मतलब कोई भी चीज आ भी नहीं सकती ना कोई चीज अंदर जा सकती है। मतलब अगर मैं इसको सेल मान के चलता हूं तो यहां से अंदर भी कुछ नहीं आएगा, बाहर भी कुछ नहीं जाएगा, दैट इज इम्परमिएबल। और सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजें आ सकती है, कुछ नहीं जा सकती। समझ रहे हो? ए जा सकता है, बी नहीं जा सकता। इस तरह से सेमी परमिएबल को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को आने और जाने देगा, चीजों का अलाउंस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करेगा। उसी में एक और होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल,
मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब सिलेक्टिव चीजों को आने देता है, बाकी किसी को आने नहीं देता। जैसे हमारा ब्रेन में होता है ना, ब्रेन में एक चीज जिसको हम बोलते हैं बीबीबी, क्या बोलते हैं बीबीबी, बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर बड़े प्रोटीन्स को, एक सॉरी मैं बात कर रहा था बीबीबी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर करता है जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हमारे ब्लड के अंदर नहीं आ सकता, वरना उससे एम्बोलिज्म हो सकता है। अरे हाँ यार, सेरेब्रल हेमोरेज, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, जो मैंने तुमको बता दिया सेमी परमेबिलिटी मतलब किसी की चीजों को परमेबल करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। उसके बाद में रिसेप्टर, मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला जो सेल रहेगा ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की हम लोग या फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे थे, ये कुछ पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसेप्टर के साथ भी काम करता है। साथ में आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने का काम भी किसका है, आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने का काम भी किसका है, तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। और उसके अलावा कुछ है तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब क्या, देखो इसमें जो मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो चार्जेस के ग्रेडियंट के कारण होती है। किसके कारण होती है, चार्जेस के ग्रेडियंट के कारण। मतलब मान लो अंदर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो बाहर से पॉजिटिव वाले पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बाहर दो पॉजिटिव है अंदर तीन नेगेटिव, तो बाहर से पॉजिटिव वाले अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का भी काम कौन करता है, तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। उसके बाद में आता है अगला पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है बच्चों, साइटोसोल इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको वापस अगर मैं सेल अज्यूम करता हूं, यहाँ पे सेलुलर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, इन सब के बीच में जो फ्लूइड रहेगा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैसे इस साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड क्या होता है, साइटोसोल होता है। क्या होता है, साइटोसोल। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इज साइटोसोल। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक अगर क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे ऑर्गेनल्स की तरफ, जो तुम्हारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको नोट डाउन कर लिया, मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे बताओ ऑर्गेनल्स कितने तरह के हैं, मल्टीपल ऑर्गेनल्स है। एक सेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, है ना, राइबोसोम्स होते हैं। इस तरह के कंपोनेंट्स हैं। मैं एक एक करके लिस्ट डाउन करना शुरू करूंगा, कोशिश करूंगा कुछ मिस आउट ना करूं, और आने वाले आधे घंटे के अंदर इस सेशन को खत्म करके तुम्हारा यूनिट 1 चैप्टर, ठीक है। चलो मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूं एक बारी। न्यूक्लियस सबसे पहला होगा, उसके बाद होगा तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक होगा, फंक्शंस, उसके बाद में राइबोसोम्स होगा, और लाइसोसोम्स जो होगा वो हमारा आखिरी होगा, है ना। तो इसको हम लोग लिस्ट डाउन करना शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के नाम से। हम लोग इसको लिस्ट डाउन करना शुरू करते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, व्हाट आर ऑर्गेनल्स, जैसे ह्यूमन बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, हार्ट यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स है। ये एक फिजियोलॉजिकल यूनिट है और एक सर्टेन काम करता है। वैसे ही सेल्स में ऑर्गेनल्स काम करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे होते हैं इसलिए ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला सर होता है न्यूक्लियस। दूसरा होता है सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा क्या होता है सर, फिर तीसरा होता है तुम्हारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस या इसी का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स भी होता है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में सर कौन सा है, फिर उसके बाद में है सर तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में तुम्हारा है राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स। उसके बाद में तुम्हारा आता है लाइसोसोम्स, है ना। तो कौन सा मैंने लिख दिया, देखो न्यूक्लियस लिख दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दिया, गोल्जी एपरेटस लिख दिया, राइबोसोम्स लिख दिया, लाइसोसोम्स लिख दिया, है ना। इतने हो गए, एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ ना। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कुछ इसमें जो है मेंशन कर लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूक्लियस से। व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल के अंदर, अगर मैं सेल ड्रॉ करना शुरू करूँ इसी के साथ में, तो किसी भी सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है, क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी सेल इज न्यूक्लियस। ये तुमको एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर मिलेगा, छोटा सा माइन्यूट सा, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। करता क्या है ये, अब इसका है क्या, कैसे बना हुआ है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, ये जो है ना, इसको भी हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारा साइटोसोल होता है, क्रोमैटिन होता है। क्या क्या होता है? साइटोसोल होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है? क्रोमैटिन, क्रोमा, इसको अगर डिवाइड करो तो क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर, है ना। तो क्रोमैटिन मतलब कलरफुल सब्सटेंस होते हैं। क्या होगा इसके अंदर बताओ? मोस्टली इस न्यूक्लियस के अंदर तुमको मिलेगा, मोस्टली इस न्यूक्लियस के अंदर तुमको क्या मिलेगा? मिलेगा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, यानी डीएनए, आरएनए, प्रोकैरियोटिक होगा, डीएनए आरएनए यूकैरियोटिक होगा तो आरएनए। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे जो है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब यहाँ पे होता क्या है सर? न्यूक्लियस में जितनी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज है वो सारी कहाँ होगी? तुम्हारी न्यूक्लियस के अंदर होगी, ठीक है। जब हमारे सेल का डिवीजन होता है, सबसे पहले क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है क्या? नहीं, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद में बाकी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। जब हमारे सेल का डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन तो तुम्हारे गोल्जी प्रोसेस कर लेगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, एक जेनेटिकल डीएनए का दूसरा एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाना, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वो वाला सारा काम तुम्हारा कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। अगला क्या है तुम्हारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मिलेगा तुमको इस तरह का, है ना, इस तरह का दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, है ना। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। RER का मतलब होता है बच्चों क्या? रफ, क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है SER। SER का मतलब होता है सर स्मूथ, क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से दो बोला मैंने? एक बोला RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा बोला मैंने SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नाम कैसे बने हैं? ये नाम इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से बने। फिजिकली जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो दिखने में उसके ऊपर तुमको ऐसा रफ सा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक रिजिड सा स्ट्रक्चर मिलेगा। रिजिड नहीं बोल सकते, एक तरह से एक रफ तरह का अपीयरेंस होता है उसका, बाहर से स्केली रफ की अपीयरेंस होता है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरा जो तुम्हारा होता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो तुम्हारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में इन्वॉल्व है। किसके साथ में इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, फॉर्मेशन जो है, वो कहाँ होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, है ना। उसके अलावा जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हार्मोनल सिक्रीशन। तुम्हारे सेल का जो भी हार्मोनल सिक्रीशन है वो कहाँ से हो रहा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा होगा, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहला तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में इन्वॉल्व है। उसके अलावा तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राइमरी यानी टेम्पररी स्टोरेज का भी क्या करता है? काम करता है। मतलब जो भी सेल के कंस्टिट्यूएंट्स होंगे उनको टेम्पररी स्टोर करने का भी काम करता है। उसके अलावा क्या है? शुगर ग्रुप्स, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो है या उनका स्टोरेज जो है, सिंथेसिस जो है, स्टोरेज जो है वो भी करता है। साथ में क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या क्या बोला मैंने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस तो करता ही है, प्रोटीन सिंथेसिस में तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन तो आ ही गया। उसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस भी करता है, और टेम्पररी स्टोरेज कैसे भी काम करता है, टेम्पररी स्टोरेज के जैसा, ठीक है। टेम्पररी स्टोरेज कैसा काम करता है? कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ऐसा हो गया, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम क्या मैंने बताया? उसका काम है तुम्हारा सिंथेसिस, बेसिकली सिंथेसिस और गार्ड सेल वार्ड सेल जो होता है ना किसी भी सेल के अंदर, गार्ड सेल मतलब गार्ड नाम समझ आ रहा होगा, गार्ड सेल मतलब जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया होता है, उन सब का फॉर्मेशन भी तुम्हारा कहां से हो रहा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा होता है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम भी क्या है? वो वैक्यूल्स नाम की चीज होती है। वैक्यूल्स क्या होती है? एम्प्टी हॉलो स्पेस होते हैं। इन वैक्यूल्स का फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वैक्यूल्स का फॉर्मेशन भी करता है। अब इसी के लिए दिखने वाला एक और ऑर्गेनिल होता है, इसको हम लोग गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका क्या काम है बच्चों? अब देखो, जो तुम्हारे RER है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया था, उस प्रोटीन को बांधना भी तो पड़ेगा। अरे तुम कोई फैक्ट्री में जाते हो तो जब मैन्युफैक्चर होती है उसको पैकेजिंग भी तो किया जाता है ना, तो पैकेजिंग वाला जो काम होता है इसका होता है गोल्जी एपरेटस का होता है। सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? पैकेजिंग, गोल्जी एपरेटस का। उसके बाद में दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? गोल्जी एपरेटस का पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो बनाया था
किसने बनाया था, आर्यन ने बनाया था। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स का, सेल को लगने वाले कुछ हार्मोन्स का सिंथेसिस भी कौन करता है, सेल को लगने वाले कुछ हार्मोन्स का सिंथेसिस भी कौन करता है, तुम्हारा गोल्जी एपरेटस करता है। यहाँ तक क्लियर है गोल्जी एपरेटस वाला कांसेप्ट तुम्हारा? अरे हां ना बोलो। गोल्जी एपरेटस मैंने क्या किया, हम लोग तो क्या पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या था, न्यूक्लियस था सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, ओके सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल था। उसके बाद में सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या थी, एक थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या था, क्रोमैटिन था, है ना, उसके अंदर क्या था, और जेनेटिक मटेरियल था। ये जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा था, है ना, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। प्रोटीन सिंथेसिस जो था, यानी जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस जो था वो कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा था। क्लियर हो रहा है क्या? उसके बाद हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के होते हैं, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था, प्राइमरी टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट जैसा काम करता है। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तीसरा क्या था, है ना, टेम्परेरी प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा न्यूट्रिशंस, है ना, कुछ न्यूट्रिशंस का भी फॉर्मेशन जो है, सिंथेसिस जो है वो तुम्हारा आरईआर में हो रहा था। एसईआर का काम क्या होता है, सेल का प्योर काम होता है गार्ड सेल बनाना और न्यूट्रिशन बनाना, यानी सेल का जो न्यूट्रिशन है उसका फॉर्मेशन बनाना एसईआर का काम था। आरईआर का मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद हमने अगला क्या पढ़ा, गोल्जी एपरेटस। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर ने किया है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया था, उस प्रोटीन को पैकेजिंग करना, उसका यूनिट बनाना, वो उसका काम है, गोल्जी एपरेटस का काम है। साथ में कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स का स्टिमुलेशन एंड सिक्रीशन इज आल्सो डन बाय गोल्जी एपरेटस। क्लियर है क्या? ओके, तो अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, तीसरा दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, इसका अपीयरेंस दिखाता हूं आपको। देखो, एक बाहर से ऐसा होता है, शेप के बाहर से कांस्टेंट लेयर होती है, अंदर इस तरह की गायरेज होता है ना, ऐसा कॉन्वोल्यूटेड सा अरेंजमेंट होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट? पावर हाउस, यानी इसका काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना। प्राइमरी काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, एनर्जी जनरेट करना, यानी एटीपी बनाना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अंदर एटीपी बनता कहां से है, तो ये बनता है क्रेब्स साइकिल से। तो इसके अंदर क्या होगा फिर सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर है ना, जो सल्कस अरेंजमेंट है अंदर की, कन्वोल्यूटेड अरेंजमेंट है, उसके अंदर तुमको डीएनए मिल जाएगा, यानी जेनेटिकल मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा क्या मिल जाएगा बच्चों, तुमको उसमें कुछ एंजाइम्स मिल जाएंगे। कौन से एंजाइम्स, जो क्रेब्स साइकिल के लिए रिस्पांसिबल है, टीसीए साइकिल के लिए जो रिस्पांसिबल है, हम लोग पढ़ने वाले ट्राइसाइक्लिक साइकिल। तो जो टीसीए साइकिल है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स है वो सारे तुमको वहां मिल जाएंगे। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी बनाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ऐसे कितने सारे सेल्स होंगे, उन सेल्स में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, उतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर जो है हमारी बॉडी के लिए लगने वाली एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगला जो यूनिट है बच्चों, हमारा जो अगला जो पार्ट है उसका वो है राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे तुमको ऐसे आरईआर एसईआर के पास में छोटे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, सेल्युलर ग्रैन्युलर मॉलिक्यूल्स। ये ग्रैन्युलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। फॉर्मेशन कैसे बना हुआ है इनका, ये बने राइबोन्यूक्लिक एसिड से। राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, नाम सुना जैसा लग रहा है, आरएनए का ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से बने हुए जैसे ही है। तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से काम किया। देखो ये जो है तुम्हारा मेजर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, यानी मेजर जेनेटिकल मटेरियल का, आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, डीएनए होता है बेसिकली, तो आरएनए का जो सिंथेसिस होता है ना, वो सारा यहाँ पर राइबोसोम्स में हो रहा होता है। क्लियर है क्या? यहाँ तक इतना ही, राइबोसोम्स का इतना ही। आखिरी पार्ट है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स। ये तुमको छोटे से दिख जाएंगे। ये लाइसोसोम्स का जो नेचर होता है, आखिरी वाला जो लाइसोसोम्स, इनका नेचर कैसा होता है, ये होता है मैक्रोफेजियल नेचर। जैसे मैक्रोफेगस, मैक्रोफेगस नेचर के। मैक्रोफेगस मतलब क्या, इसके अंदर तुमको एक तरह का एंजाइम मिल जाएगा। वो एंजाइम क्या कर सकता है, किसी भी डेब्रीज, सेल डेब्रीज, मतलब देखो सेल है, काम कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ डेड सेल्स बनेंगे। उन डेड सेल्स को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए इसके अंदर एक तरह का एसिड होता है। वो क्या करता है, उसको एंगल्फ कर लेता है, उस पर्टिकुलर डेड सेल को आके एंगल्फ कर लेगा और खुद फूट जाएगा। फूट के अपने अंदर से जो भी उसके पास एंजाइम है उसको रिलीज करेगा और उस मरे हुए सेल पार्ट को डिग्लूटाइज कर जाएगा, यानी खत्म कर देगा। तो इसको इन लाइसोसोम्स का एक और नाम होता है, हम लोग कहते हैं सुसाइड बैग्स। कभी अगर जो सेल है वो थ्रेटनिंग कंडीशन में आ गया, थ्रेटनिंग कंडीशन में मतलब फॉरेन पार्टिकल्स का इन्वेजन अगर हो गया उसमें, या कोई तरह की एनोमली हो गई और सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, रिकवरी के पार चले गए, रिकवरी के परे चले गए, तो उस समय क्या करेंगे, लाइसोसोम्स जाते हैं और बर्स्ट करते हैं और अपने आप को बर्स्ट करके, मतलब खुद को फोड़ करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारा पहला यूनिट था हमारे बायोकेमिस्ट्री का। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन देखा इनिशियल टाइम में, फिर हमने टाइप्स ऑफ सेल देखे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा फ्लूइड मोजाइक मॉडल को,
फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा के फंक्शंस, सेमी परमिएबल, कम्युनिकेशन, रिसेप्टर, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स जो इसके प्राइमरी फंक्शंस थे, जो इसका फीचर्स थे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स को। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले पढ़ा न्यूक्लियस, फिर हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने उसके बाद में पढ़ा गोल्गी एपरेटस, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, और फिर हमने पढ़ा लाइसोसोम्स। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ये तुम्हारा एंड ऑफ यूनिट 1 होता है। यूनिट 2 में हम लोग वाटर रीअब्जॉर्प्शन और वाटर कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक फिनिश करते हैं।